कल जो हम लोग रिवाइज किए थे क्लास 9 का, ठीक है, जो हम लोग कल पढ़ चुके थे वास्तविक संख्या में। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे जो 10th में है उसका थोड़ा देखेंगे। पहले ये सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं विभाजन। उसका नाम क्या है पूरा, पहले ही भूल गए। यूक्लिड विभाजन, क्या क्या लिख रहे हैं, विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, यहाँ जो हम लोग पढ़ेंगे लगभग प्रश्नवाली 1.1 और 1.2 में हम लोग का 1.1 में तो यही काम आएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, ठीक है, और एक होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, एक होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, यूक्लिड एक होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और दूसरा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और जैसे हम लोग भाग करते हैं ना किसी भी संख्या को, जैसे 25 को भाग देंगे 2 से, अगर भाग देंगे तो कितना होगा, 2 1 2 कट जाएगा ये, फिर 5 लाएंगे, 2 दूना 4, बचेगा 1। तो इस तरह से जो हम लोग भाग देते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लंबी विभाजन विधि कहते हैं, लंबी विभाजन विधि। ठीक है, लंबी विभाजन विधि, यही जो है इसी को हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक तरह से। ठीक है, मतलब कि कोई जो है ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को ही लंबी विभाजन विधि बोलेगा, या फिर कोई लंबी विभाजन एल्गोरिथम को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहेगा। ठीक है, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का और एक नाम है जिसको हम लोग कहते हैं कलन विधि, कलन विधि। ठीक है, मतलब कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का 3 नाम हो गया। पहला तो हुआ लंबी विभाजन विधि हम लोग कहते हैं, उसके बाद कलन विधि, और उसके बाद जो हम लोग लिखे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो फिर ये क्या होता है। ठीक है, तो देखो इसमें तो दोनों सेम है, यहाँ तक अगर बात करेंगे यूक्लिड विभाजन दोनों में है, यूक्लिड विभाजन। ठीक है, तो यहाँ देखो एल्गोरिथम और प्रमेय को हम लोग को अलग अलग समझना होगा। ठीक है, एल्गोरिथम क्या होता है और प्रमेय का क्या होता है, ये दोनों को पहले समझेंगे। उसके बाद जो है, और एक बात ध्यान देना कि जो एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वो किस पर आधारित है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय को। अगर हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझना चाहेंगे तो सबसे पहले हम लोग को यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं, और इसके बाद हम लोग और एक चीज़ पढ़ेंगे, उसका जो नाम है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। हाँ, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और एक चीज ये आएगा अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। ठीक है, देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को हम लोग 2 नाम दिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक कहते हैं लंबी विभाजन विधि कहते हैं,
यहाँ हम लोग क्या नाम दिए, कलन विधि। ठीक है, उसी तरह से अंक गणित की आधारभूत प्रमेय को हम लोग कहते हैं अभाज्य गुणन विधि। ठीक है, अभाज्य गुणन विधि भी हम लोग जो है ना बचपन से ही पढ़ के आ रहे हैं। इसको भी हम लोग जो लिखे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथम, इसको भी हम लोग बचपन से पढ़ के आ रहे हैं। लेकिन अभी जो है ना, मतलब 9th क्लास में हम लोग इसको देखे नहीं थे, लेकिन पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। ठीक है, बस अभी जो है नाम चेंज हो गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और इसको समझने के लिए हम क्या बोले, इसको समझने के लिए जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पहले इसको समझना होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ेंगे, उसके बाद जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो अब जो हम लोग इतना कुछ पढ़ेंगे, इसमें जो लिखे, तो इसका तो कुछ ना कुछ प्रयोग होगा, कुछ ना कुछ इस्तेमाल होगा। बिना मतलब को तो हम लोग ऐसे कुछ पढ़ते नहीं है। ठीक है, किताब में दिया है तो कुछ ना कुछ इसका इस्तेमाल होगा। तो इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे? ठीक है, पहला तो इसमें हम लोग करेंगे इसका पहला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम लोग करते हैं एक तरह से मौसो निकालने में। निकालने कहाँ चला गया? ठीक है, पहला इस्तेमाल हम लोग करते हैं इसका, क्या करेंगे, महत्तम समावर्तक निकलेगा इससे, जिसको हम लोग HCF कहते हैं, HCF निकालेंगे। और दूसरा प्रयोग इसका मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसका हम लोग इतना ही प्रयोग करेंगे, जो हम लिखेंगे उतना ही, इसका बहुत ही अनुप्रयोग है, जिसको हम लोग अनुप्रयोग कहते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 में, वो केवल इतना ही होगा, मौसो निकालने में, और एक तरह से बोल सकते हैं पूर्णांकों का विभाजिता। ठीक है, पूर्णांकों का विभाज्यता से संबंधित बोल सकते हैं, संबंधित प्रश्न होंगे इसमें। ठीक है, दो चीज, मौसो निकालेंगे पहले, उसके बाद पूर्णांकों का विभाज्यता से संबंधित प्रश्न होगा, उसके बाद अब इसका भी तो कुछ प्रयोग होगा ना, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग कहते हैं अनुप्रयोग। तो ये भी होगा अनुप्रयोग। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इसको हम लोग कहाँ करेंगे? यहाँ पहला एक नंबर जो हम लोग क्लास 9 में ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्लास 9 में ही हम लोग जो है प्रमेय यानी कि अप्रमेय संख्याओं को सिद्ध करना। ठीक है, जो संख्या अप्रमेय है उसको सिद्ध करना। तो इसमें अप्रमेय संख्याओं की चलो अपरिमेयता सिद्ध करना, जो संख्या अप्रमेय है उसको सिद्ध करना सीखेंगे, इसमें पहला टॉपिक। ठीक है, और दूसरा टॉपिक हम लोग इसमें क्या सीखेंगे, कोई संख्या, कोई प्रमेय संख्या है, उसका दशमलव प्रसार, हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके थे, दशमलव प्रसार शांत होता है, अशांत होता है, अशांत आवृत्ति होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही सीखने वाले हैं, शांत या फिर शांत और अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो तुम लोग जो है ना इसको पहले थोड़ा सा नोट कर लो, उसके बाद हम लोग देखेंगे पहले एल्गोरिथम और प्रमेय का, एल्गोरिथम और प्रमेय का में क्या अंतर है, उसके बाद ही हम लोग को समझ में आएगा ये दोनों चीज, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। ठीक है, यूक्लिड तो किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है, विभाजन से हम लोग को भाग समझ में आ रहा है,
और एल्गोरिथम क्या होता है और प्रमेय का क्या होता है, इसको पहले समझना पड़ेगा ना। चलो इसको पहले तुम लोग नोट कर लो। चलो आप समझते हैं एल्गोरिथम को पहले, ठीक है। जो एल्गोरिथम शब्द है ये लगभग 9वीं शताब्दी, हाँ तो यहाँ नहीं है, अभी चल रहा है 21वीं शताब्दी, ठीक है, 9वीं शताब्दी पहले। हाँ तो उसका नाम था, वो था क्या, गणितज्ञ था। गणितज्ञ किसको कहेंगे, गणितज्ञ उसको कहेंगे जो गणित में अच्छा खासा ज्ञान रखता है, ठीक है। तो उसका नाम है अल खारिज्मी। जितना बड़ा नाम है उसका शॉर्टकट में उसको कहते हैं अल खारिज्मी, खारिज में वो चला गया, ठीक है। इसके नाम से इस शब्द को लिया गया था एल्गोरिथम। रहने दो। तो एल्गोरिथम शब्द कहाँ से आया है, 9वीं शताब्दी में एक महान गणितज्ञ था, उसका नाम था अल खारिज्मी। शॉर्टकट में उसको कहते हैं, लेकिन उसका नाम है बहुत बड़ा। उसका नाम जो है ना ये मोहम्मद इब्न मूसा अल खारिज्मी, ठीक है, बहुत बड़ा नाम था। उसी का नाम से ये शब्द लिया गया था एल्गोरिथम, ठीक है। और एल्गोरिथम है क्या, उसमें पढ़ के देखो। एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, ठीक है। सुपरिभाषित चरणों की मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं सिस्टमेटिकली, सिस्टमेटिकली स्टेप, जैसे चरण होते हैं ना उसको हम लोग बोल सकते हैं स्टेप इंग्लिश में। और ये श्रृंखला क्या होती है तो हम लोग जानते हैं, श्रृंखला का मतलब होता है एक तरह से चैन, हम लोग जिसको लाइन से बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। जैसे हम लोग के सामने एक, हम लोग कोई छोटा सा समस्या ले लेते हैं, चाय बनाने वाला ले लेते हैं। जैसे हम लोग को चाय बनाना होगा, तो जिसको चाय बनाना आता है उसके लिए कोई समस्या नहीं है, उसको पता है कब क्या देना है, मतलब उसको स्टेप बाय स्टेप सब पता है, ठीक है। पहले क्या क्या देंगे चाय बनाने के लिए, चाय पत्ती चाहिए, पहले तो सब कुछ इकट्ठा करेंगे, चाय पत्ती, चीनी, दूध, पानी, आग जलाएंगे चूल्हा में। चलो सबसे पहले गैस में आग लगाएंगे, है ना। उसके बाद क्या लेंगे, माचिस लगाएंगे, और उसको क्या बोलते हैं बर्तन को, चाय बनाने वाला बर्तन मान लो, वो केतली मान लो, केतली कहते हैं एक तरह से, ठीक है। केतली को ले लेंगे, हाँ, तो उसमें दूध डालेंगे, पानी गर्म करेंगे, दूध डाल देंगे। तो सब कुछ एक तरह से लाइन लाइन से ना होगा, एक जो मतलब कि जो हम लोग लाइन से कर रहे हैं ना स्टेप बाय स्टेप, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, श्रृंखला बोलते हैं। मतलब कि पहले गैस में आग लगाए, केतली में पानी लिए, दूध डाल दिए, गर्म किए, उसमें फिर क्या करेंगे, उसके बाद चीनी डालेंगे। चीनी डालेंगे कि पहले चाय पत्ती डालेंगे, मतलब कि जिसको पता है जो बनाता है उसको पता है, ठीक है। तो सब कुछ लाइन से ना होता है, ठीक है। तो एक तरह से जो इतना सारा चरण होता है, स्टेप होता है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ कर रहे हैं ना, ठीक है। तो सब एक तरह से क्या कहलाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे एल्गोरिथम, ठीक है। मतलब कि समस्या हम लोग के पास क्या है, चाय बनाना, ठीक है। और जो वो सुपरिभाषित सिस्टमेटिकली हम लोग जो स्टेप बाय स्टेप उसको पूरा करेंगे, जो मान लो कि हम लोग को कोई स्टेप बाय स्टेप एक चरण इसमें बना के दे दिया, लिस्ट बना के दे दिया है कि पहले आपको ये करना है, पहले बाद में आपको चाय चीनी डालना है, ठीक है। तो वो जो लिस्ट रहेगा श्रृंखला में रहेगा, उसको हम लोग कहेंगे एल्गोरिथम, ठीक है। तो यानी कि सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया और या फिर विधि प्रदान करती है। तो हम लोग को वो सिखा दिया ना कि कैसे चाय बनाना है, उस लिस्ट से ही हम लोग सीख गए, ठीक है। तो ये तो हो गया हम लोग का एल्गोरिथम। उसके बाद आता है प्रमेय का। प्रमेय का क्या होता है, चलो एक प्रमेय का एक सिद्ध क्या हुआ कथन होता है, और इसे अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस जो प्रमेय का है, प्रमेय का एक पहले से सिद्ध क्या हुआ है, उसको हमें सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं थेल्स प्रमेय पढ़ते हैं और तुम लोग का मतलब कि आगे मिलेगा थेल्स प्रमेय।
थेल्स प्रमेय याद तुम लोग नहीं पढ़ा है तो ये तो पढ़ा होगा जरूर, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये हम लोग पहले से ये सिद्ध करके रख दिया है। और उसी प्रमेय को लेकर हम लोग दूसरा प्रश्न को सॉल्व करते हैं ना, ठीक है, दूसरा समस्या हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो उसी तरह से प्रमेय का उसी को कहते हैं जो पहले से सिद्ध किया हुआ है, और उसकी सहायता से हम लोग अन्य प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, अन्य समस्याओं को सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो प्रमेय का और एल्गोरिथम समझ गया होगा, कोई दिक्कत है अभी भी? चलो अगर समझ गया है तो तुम लोग उसको कॉपी करो, उसके बाद हम लोग फिर आगे पढ़ते हैं। हाँ चलो अब समझते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय को। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का चलो पढ़ के देखो। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है, ठीक है। मतलब ऐसे कह सकते हैं, इसमें दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या। अच्छा इसमें पूर्ण संख्या तो अद्वितीय तो समझता है, अद्वितीय का मतलब क्या होगा? देखो अद्वितीय का मतलब कह सकते हैं अद्वितीय, यानी कि अनेक शब्द के लिए एक शब्द पढ़ते हैं ना, उसी में ये मिलेगा। यानी कि अद्वितीय का मतलब इसका जिसके जैसा दूसरा कोई और नहीं, इसके जैसा दूसरा कोई और नहीं, केवल एक बोल सकते हैं एक तरह से, मतलब इसके दूसरा ना, इसके जैसा और भी कोई दूसरा नहीं होगा, ठीक है। केवल एक ही है, केवल यही है अद्वितीय। जैसे किसी किसी का नाम होता है अद्वितीय, अद्वितीय क्यों रखता है? वो इसलिए रखता है कि मेरा बेटा जैसा और कोई ना हो, सिर्फ मेरा बेटा ही हो कोई रखता है ना। चलो यहाँ पर दो धनात्मक पूर्णांक तो समझता होगा, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? यानी कि प्राकृतिक संख्या जो भी है, प्राकृतिक संख्या सभी धनात्मक पूर्णांक होंगे, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है। इसको समझने के लिए, और फिर नीचे क्या दिया हुआ है? a बराबर बी क्यू प्लस r, जहां पर 0 r से छोटा है या फिर उसके बराबर है, या फिर b से छोटा। इसमें और दिया है तो हम लोग यहाँ लगा देते हैं, क्या दिक्कत है? तो उसका मतलब वही होता है ना। चलो इसको समझने के लिए हम लोग दो चार छोटा छोटा भागा सब सीखते हैं। भागा तो करना आता होगा, चलो भागा देते हैं। हम 17 को भाग देंगे, ठीक है, 6 से। उसके बाद हम भाग देंगे 5 को नहीं, आप 5 को देंगे 12 से, ठीक है। तो 20 को 4 से देंगे 20 को। चलो भागा अगर नहीं आता है तो देख लो यहाँ 6 का लाइन पढ़ो, कितना बार तक भाग जाएगा? ये 2 बार भाग जाएगा, 6 दूना 12, यहाँ पर 12 लिखेंगे, कितना बचेगा शेषफल? 5 शेषफल बचेगा। चलो अब उसका भाग दो, 5 का लाइन 12 भाग जाएगा, उसमें नहीं जाएगा, तो पहले उसको रखो, पहले इसको करते हैं। हाँ 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, पूरा भाग चला जाता है और शेषफल 0। और 9th क्लास में हम लोग ये पढ़ चुके थे, इसको क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब जिसको भाग देंगे वो भाज्य होगा, और जिससे भाग देते हैं उसको भाज्य, उसको भाज्य बोलेंगे, भाजक संख्या। और जो बच जाएगा शेषफल, और इसको क्या बोलेंगे? भागफल कहते हैं। भागफल ये हो गया भागफल।
ठीक है, यानी कि भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। यहाँ अब देखो 17 हम लोग क्या ऐसा इसको लिख सकते हैं, 17 बराबर 6 गुना 2 कर सकते हैं, और कितना हुआ 17 12 हुआ, और प्लस में 5, ऐसा कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अब उसको करते हैं। अब इसमें भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना, 20 बराबर 4 गुना 4 कहाँ है, 4 गुना 5 कर सकते हैं, और प्लस में 0। ठीक है, और एक बात ध्यान देना कि ये जो भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल है, इन सबको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, इसको हम लोग ए लिखते हैं, लिखते थे 9 क्लास में, अभी भी लिखेंगे। ठीक है, और भाजक को क्या लिखते हैं, बी। तो उसमें क्या बोला था, 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, तो हम लोग को इसमें 2 ही संख्या दिया हुआ था ना पहले, इसमें ए और बी दिया हुआ है, इसमें भी ए और बी दिया हुआ था, बाकी 2 संख्या हम लोग निकाले। ये जो भागफल है और शेषफल है, इसको हम लोग निकाले अभी, ठीक है ना। तो भागफल को हम लोग क्यू से लिखते हैं, भागफल को क्यू से, और शेषफल को आर से लिखते हैं। ठीक है, और आगे क्या बोला है, दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है। विद्यमान मतलब कि उसमें हमेशा रहेगा। हाँ, इस तरह से, ठीक है, कि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर। अच्छा, पूर्ण संख्या तो हम लोग कल पढ़ चुके थे। पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या जैसे प्राकृत संख्या को ही हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, यदि उसमें 0 जोड़ दिया हम लोग। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, जो Q और R है, ये दोनों ही 0 हो सकता है। हाँ, जैसे इसमें तो R हम लोग का शेषफल जो है वो 0 आ गया है, यानी कि R 0 आ गया है ना, और इसमें Q आया है 5, और ये तो हो गया A, और ये हो गया B। ठीक है, अच्छा, Q भी कभी 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, इसीलिए जो है ना हम इसको छोड़ दिए हैं, 0 हो सकता है या नहीं, अब हम लोग इसमें देखेंगे उसको। ठीक है, चलो इसको भाग देते हैं। क्या ये 5 तो बहुत छोटा है, उससे भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो 0 बार तो हम लोग ले सकते हैं ना, 12 0 0, शेषफल 5। हम पॉइंट क्यों लगाएंगे, अभी बोला है कि 10 मिनट में लिखो, नहीं बोला है, तो हम तो ऐसे कर सकते हैं ना। तो भागफल 0 आया, शेषफल कितना आया, 5 आया, यानी कि इसको हम लोग 5 बराबर 12 गुना 0 प्लस 5 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। चलो अब देखो, यहाँ पे देखो, अब ये था भाज्य, यानी कि ए था, ए। चलो इसको हम लोग इससे लिखते हैं, चलो इसको मान लेते हैं ए, क्या तो ए तो है ही। ठीक है, अब बराबर 6 क्या था, बी था, और उसमें फिर 2 है, 2 क्या था, क्यों था। चलो गुना इसमें छुपा हुआ रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब प्लस में क्या आएगा, आर। 5 का मान कितना है, आर है ना, तो आर। देखो यही चीज तो उसमें लिखा हुआ था ना, इसमें। अब यहाँ पर भी वही होगा सेम, ये हो गया ए का मान, ये 12 तो है बी, और 0 क्यू प्लस आर हो गया 5। ठीक है, मतलब ये ध्यान देना, इसमें पूर्ण संख्या बोला है, मतलब क्यू और आर दोनों 0 हो सकता है। ठीक है, अगर 0 नहीं होता ना, तो उसमें बोल देता पूर्णांक बोल देता, या फिर प्राकृत संख्या बोल देता। ठीक है, मतलब कि जो है ना, ए और बी हमेशा धनात्मक पूर्णांक के लिए होता है, ऋणात्मक के लिए नहीं होता, इसलिए पूर्णांक नहीं बोलेगा इसमें। ठीक है, पूर्णांक बोलने से ना उसमें ऋणात्मक भी आ जाएगा और धनात्मक भी आ जाएगा, तो इसमें पहले से लिख दिया है धनात्मक, माइनस वाला नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, कभी तुम लोग इसमें माइनस में आते हुए देखा है इसको,
माइनस में नहीं आएगा, क्योंकि माइनस 4 बार में होता है, नहीं होगा। ठीक है, अब ये भी तो वही है। अब इसको देखो, ये a बराबर 4 का मान b, 4 b का मान है, लो उसके बाद 5 हो गया q प्लस 0 हो गया r का मान। ठीक है, ये तो समझ में आएगा। ये जो लिखे हैं हम लोग a बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब वही चीज़ है जो हम लोग बचपन से मतलब कि पढ़ते आए हैं, बस उसको लिखने का तरीका इस तरह से कर दिया है। ठीक है, अब उसके बाद ये भी है। ठीक है, अब ये क्या है? उसमें क्यों नहीं है, सिर्फ आर के बारे में बोला है। आर पहले तो हम लोग इसको समझते हैं यहां से यहां तक। उसमें ये तो तुम लोग जानते हो ना कि ये सब क्या होता है, क्या होता है सब। इसका मतलब क्या है, से बड़ा, जिधर फैला हुआ रहेगा ना उधर हमेशा बड़ा होता है, और जिधर तीर रहता है उधर छोटा होता है। तो फैला हुआ किधर है, बी की तरफ, मतलब कि बी बड़ा है और आर छोटा है। ये बात हमेशा लगेगा, मतलब कि बी हमेशा बड़ा होगा और आर हमेशा छोटा होगा। ठीक है, अब यहाँ हम लोग 3 उदाहरण लिए हैं, तीनों में देख लो, ये बी का मान है और ये आर का मान बी से छोटा है ना, क्या बड़ा हो सकता है? अगर बड़ा हो जाएगा तो हम लोग और एक बार भाग दे देंगे। इसमें अगर 6 आ जाएगा तो बराबर हो जाएगा ना, तो पूरा पूरा कट जाएगा ना, वो तो शेषफल बचेगा ही नहीं। ठीक है, अगर 7 हो जाएगा तो भी भाग जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें बी का मान 12 है और आर का मान 5 है, बी से आर छोटा है। ठीक है, मतलब बी से आर हमेशा छोटा होगा। अब यहाँ पर सेम वहाँ पर भी वही है, 4 और 0। ठीक है, तो 4 से हमेशा ये छोटा है, तो यहाँ से तुम लोग को समझ में आ गया। ठीक है, अब फिर ये इसका क्या मामला है, 0 देखो हाँ, ये तो ये जो है इसका मतलब समझ में आ रहा है कि r जो है 0 से बड़ा है। हाँ, अब इसमें जो ये लाइन दे दिया है ये क्या है, ये जो है बराबर का सिंबल है। जैसे हम लोग बराबर ऐसे कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, ये बराबर है हम लोग का। अब जब दोनों को एक साथ लिखना होगा तो उसको ऐसे लिखता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि r जो है 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा। ठीक है, r हमेशा 0 से बड़ा होगा। बोला है कि हम अभी क्या बोले कि वो धनात्मक पूर्णांक के लिए होता है, ऋणात्मक के लिए होता नहीं है। मतलब क्या है कि r कभी माइनस में नहीं होगा, माइनस में कभी आएगा नहीं। ठीक है, अगर माइनस में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा ना, और इसमें ये गलत हो जाएगा। तो इसमें बोला कि 0 से बड़ा होगा, और -1 भी आ जाएगा तो ये बात गलत हो जाएगा ना। हाँ, तो अब हमेशा 0 से r बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा। देखो यहाँ पे इसमें r 0 के बराबर आया है और इधर 0 से बड़ा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पूरा मोटा मोटा हम लोग क्या समझे, r b से तो हमेशा छोटा होगा और 0 से बड़ा और उसके बराबर होगा जब भी हम लोग भाग देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोग का पूरा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, और अभी तुम लोग को कोई डाउट है तो फिर से पढ़ के देखो एक बार। 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि, मतलब विद्यमान हमेशा वो आएगा। ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होगा, या फिर उसी में होगा जैसे r 0 से बराबर, 0 से बड़ा या बराबर और b से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, चलो इसको तुम लोग कॉपी करो, उसके बाद जो मतलब तुम लोग उतार लो, उसके बाद हम लोग जो है उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में जैसे हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं ना, हम पहले क्या बोले कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझने के लिए हमें प्रमेय का पढ़ना पड़ेगा, तो प्रमेय का हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है हम लोग डायरेक्टली उदाहरण से या फिर प्रश्नावली में जो है ना 1 नंबर में हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तुम लोग पहले इसको कॉपी करो, उतारो, उसके बाद हम लोग देखते हैं। हाँ, चलो अब उदाहरण देखते हैं। ठीक है, उदाहरण में क्या बोला है, 40, 52
और 12,576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग तो पहले निकालते थे भाग विधि, हम लोग जिसको कहते हैं भाग विधि, या फिर हम लोग लिखे थे ना उसमें लंबी विभाजन विधि कहते हैं। जैसे हम लोग भाग दिए ना, अभी भाग हम लोग कैसे देते हैं, लंबी विभाजन विधि से देते हैं, मतलब कि लंबी भाग विधि बोल सकते हैं एक तरह से। ठीक है, जैसे हम लोग निकालते थे पहले वैसे निकालते हैं। देखो, और सबसे पहले तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जो बड़ा संख्या है उसको पहले चुनना पड़ेगा, कौन बड़ा है। ये बड़ा है ना, हाँ, तो इसमें बड़ा संख्या को छोटा संख्या से भाग देना होता है। चलो, बड़ा संख्या को छोटा संख्या से भाग देते हैं। तो 40, 52 ये छोटा संख्या है, 12, 5, 7, 6 ये है बड़ा संख्या। तो पहले कितना बार में भाग जाएगा, यहाँ लगभग है 1250, यहाँ 400 है, 1200 है तो 400 है, 3 बार में जाना चाहिए। तो 3 बार करके देखते हैं पहले। 3 दूना 6, 5 दूना 10, 3 0 वो 5 दूना 10 कहाँ किए तो हम 5 × 15, 15 का 5 और कैरी में 1, 3 0 0 और 1 होगा, 4 × 12। तो अब इसमें शेष बचेगा 0, इसमें 2, 4 और इसमें नहीं बचेगा। और अब इसको लेते हैं 4052, इस बार है 4000, इसमें है 400, लगभग 10 बार, और इसमें कुछ 20 भी है तो 9 बार लेते हैं। ठीक है, 9 बार, तो 9 0 0, 9 दूना 18 का 8, 9 चौके 36 और कैरी में था 1, 36 और 1 37, शेष बचेगा 2, 15 में से 8 जाएगा तो 7। अब इसमें है 9 है फिलहाल, 9 में से 7 जाएगा तो 2, इसमें कुछ नहीं बचेगा। चलो, अब फिर 420, इसमें है 200, इसमें है 400, यानी कि एक बार जाएगा, सिर्फ एक बार। तो 2 1 2, 7 1 7, 2 1 2 बच जाएगा। इसमें 8, इसमें 2, इसमें 1, सही है। शत्रु कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं, दिक्कत तो बना रहा था हम डिस्टर्ब, हम गलत है। अच्छा, इसमें 11 में से 7 जाएगा तो अच्छा 4 ना होगा, हम 9 घटाए हैं 4। अब और कोई, तो हम फिर क्या करते हैं, तो अब भाग देंगे 272 को। हाँ, कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा। 8 के 8, 4 के 4, 1 1 1 बचेगा, इसमें 4, इसमें बचेगा 2, इसमें 1, सही ना। दिखा दे रहा है कि ना, उसमें फिर दिखा दे रहा है ना, इसमें 1 4 8, फिर एक बार में कितने बचेगा, 24, और नीचे दिखा देगा, इसको ऊपर कर दे। अब भाग देना है 124 को भाग देना है ना, 24 से भाग देंगे ना उसको, तो कितना बार जाएगा, 24 चौके 100, 100 होता है नहीं होता, 96, 24 चौके 96, 124 है, 5 बार जाएगा, 5 24 का 0, 120 होगा, और 24 5 दूना 10, 10 2 20, बचेगा 4, ये खत्म। और फिर 24, 6 चौके 24, तो इसमें ये दोनों का यानी कि 4052 और
12,576 का दिखाई देगा, तो कलम लिखता नहीं है, इंक खत्म हो गया इसका, का HCF कितना होगा? 4 होगा, 4 होगा ना? ये समझ में आया है? बनाया है कभी ऐसा? बनाया है ना? हाँ, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसको। देखो ये तो हम लोग भाग विधि से बनाते हैं, लंबी विभाजन विधि से बनाते हैं। अब फिर इसमें जो बोला है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए, ये कहाँ चला गया है? तो हम लोग शुरू ही नहीं किया है। ठीक है, तो विभाजन ये जो है ना, तुम लोग पहले छोटा करके लिख देते हैं इसको। चलो अब करते हैं विभाजन एल्गोरिथम। हाँ यूक्लिड तो लिखे रही है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, बार बार छूट जाता है ना। एल्गोरिथम उसमें जो हम लिखे थे मिटा दिए ना, तो उसमें पहले 12, 5, 7, 6 बड़ा है 4052 से। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि इसमें इस तरह से भाग देना नहीं है, ये डायरेक्ट बोल रहा है क्या, तुम लोग ऐसे लिखो, जो बड़ा संख्या है बड़ा को ऐसे लिखो बराबर, उसमें हम लोग क्या लिख रहे थे, ये बराबर BQ प्लस R कर रहे थे ना। हाँ, तो अब पहला स्टेप में देखो, पहला स्टेप हम लोग इसको बोल सकते हैं, पहला स्टेप मतलब चरण, उसमें चरण था ना, चरणों का श्रृंखला, ये श्रृंखला बनेगा अभी। तो पहला स्टेप में क्या था, A का मान ये है और B का मान 4052 और Q का मान कितना था, आया कितना 3 और शेषफल कितना है, R का मान 420। ये हो गया पहला चरण, इसको हम लोग चरण लिख सकते हैं इस तरह से। ये चरण नंबर 1, चरण सही है ना? फिर चलो चरण सही है। उसके बाद 2 नंबर, अब इसमें क्या आ जाएगा, क्योंकि अब जो 4052 है वो A का मान में आ गया है। ठीक है, अब ये दूसरा स्टेप लेंगे इसको, ये दूसरा स्टेप। ठीक है, इसमें होगा 4052 A का मान और B का मान कितना है 420। अब शेषफल कितना है, ये शेषफल नहीं, हाँ अरे Q का मान है 9, Q ही लिख दिए प्लस, शेषफल हो गया 272। ठीक है, हर एक लाइन में ध्यान देना, हर एक लाइन में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज हो रहा है इसमें। ठीक है, A बराबर BQ प्लस R, इसमें भी है A बराबर BQ प्लस R, सब लाइन में है। अगर प्रमेय का नहीं पढ़ते तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नहीं बनता। ठीक है, तो 3 नंबर स्टेप देखो, चरण। अब जो 420 है वो क्या बन जाएगा, A का मान बन जाएगा 420, तीसरा स्टेप, ये हम लोग का तीसरा स्टेप बन जाएगा, है ना। तो शेषफल था वही इधर आके A का मान बन गया, तो ये इधर आ जाएगा 420 बराबर, अब Q का मान पहले तो ये बताना है, B का मान 272 और Q का मान 1 प्लस शेषफल हो जाएगा 148। अब फिर इधर करते हैं इसको, 272 हो जाएगा A और B का मान है कितना 148 और Q का मान 1 प्लस शेषफल हो जाएगा 124। 5 नंबर स्टेप, 5 नंबर स्टेप ये वाला हो जाएगा, A का मान 272 तो वो तो लिख चुके हैं, ये लास्ट वाला 124, मतलब कि ये 148 ना होगा 148 और 124 जो है वो होगा B और Q का मान 1, शेषफल 24। ठीक है, चला जाएगा उधर क्या धीरे धीरे, इधर इधर हो गया। अब इधर
हाँ सही तो है ना। हाँ तो लो, अब यहाँ 124 आ जाएगा 6 नंबर स्टेप में, 124, और बी का मान कितना होगा इसमें, 24 होगा, क्योंकि शेषफल 24 था ना। और फिर क्यू का मान कितना होगा, 5, और शेषफल कितना था, 4। और फिर 7 नंबर स्टेप, ये हम लोग का लास्ट है। तो जो बी का मान है वो आके बन जाता है ए बराबर, क्यू का मान है 6, तो पहले तो बी लिखे नहीं है, बी 4 होगा ना, जो शेषफल है वो 4, ये बन जाएगा, बी बन जाएगा। लो 4 गुना 6 प्लस 0। अब विभाजन एल्गोरिथम ये कहता है जब शेषफल 0 हो जाएगा, हम लोग को ये बात तो पहले से पता है, जब शेषफल 0 होता है तो उसका भाजक मौसो होता है, दिया गया संख्या जो है उनका ये मौसो होगा, ठीक है। तो शेषफल 0 था, इसमें हम लोग 0 लिख सकते हैं इस तरह से। हाँ तो इसमें ध्यान दो, पहले ए था, ये बी क्यू प्लस आर, आर जो है वो 420 शेषफल था, और जो बी का मान है वो बी का मान आके इसमें ए बन जाता है, ठीक है। और शेषफल जो है वो बी भाजक बन जाएगा, फिर जो बी का मान है वो ए बन जाएगा, मतलब कि देखो लाइन से आ रहा है इस तरह से, ठीक है। अब इसमें जो शेषफल है वो बी बन गया, बी के बाद फिर ए, शेषफल बी ए बन रहा है ना। हाँ 24, 124, 124 सब लाइन चल रहा है इस तरह से, और लास्ट में जब ये 0 आ जाएगा, शेषफल जब 0 होगा, जब शेषफल 0 होगा तो यहाँ पर b का मान होगा ना, b का मान वही होगा हम लोग का मौस है, यानी कि HCF होगा, ठीक है। हम लोग को इसमें अगर बोला गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बनाना है, तो हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है, डायरेक्टली इसको बनाना है। तो ऐसे बन जाएगा प्रैक्टिस करेंगे तो, ठीक है। चलो इसको उतार लो, और लास्ट में HCF यानी कि दोनों का कर देंगे इसमें, HCF ऑफ किस किस का, 4052 और 12576 का दिखाई देगा कि नहीं देगा, उसमें दिखाई दे रहा है, नीचे जा रहा है, चलो ऊपर कर देते हैं। और क्या है, 12576 का मौसम कितना होगा, वो तो दिखाई देगा 4। ये ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, HCF ऑफ इतना और इतना बराबर 4, ठीक है। चलो उतार लो, अभी तुम लोग फिलहाल दोनों को उतार लो, इस तरह से घेर घेर के जरूरी नहीं है लिखना, ठीक है। चलो